जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। आरोही अपने पुलिस स्टेशन में थी और उसके सामने आधा दर्जन लोग खड़े थे जो कि रिकॉर्ड के हिसाब से राज देशमुख के ड्राइवर, मालिक, कुक और घर की साफ सफाई करने वाले स्टाफ थे। तो आप सबके बयान के हिसाब से उस रात को मिस्टर राज देशमुख ने आपको छुट्टी दे दी और घर में सिर्फ मिस्टर राज देशमुख और मंजरी देशमुख थे और उसके बाद वह हादसा हुआ। आरोही ने उन सब पर पैनी नजर डालते हुए कहा। हाँ जी मैडम, मेड ने हकलाते हुए कहा। यस आई सी, आरोही बोली और उन सबको गहरी नजर से देखा तो उन्होंने नजरें झुका ली। तो राज और मंजरी का रिलेशन कैसा था? मतलब दोनों के आपसी संबंध कैसे थे? पति पत्नी के बीच प्यार था या थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे या कोई तनाव रहता था? आरोही ने घर की मेड की तरफ देखकर कहा। ठीक थे मैडम जी, दोनों में अच्छा प्यार था, एक दूसरे की केयर करते थे, परवाह करते थे, खास तौर पर राज सर। मेड बोली। आरोही ने मुस्करा के देखा। वह बाहर जाती थी, मतलब मंजरी बाहर जाती थी, अपने उस आश्रम जाती थी जहां उसकी जिंदगी बीती थी। आरोही ने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा। वो, हाँ जी, कभी कभी जाती थी, मतलब पहले बहुत ज्यादा जाती थी, पर अब बहुत ज्यादा नहीं। शादी हुई उसके बाद से वह पूरी तरीके से सर के साथ ही रहती थी। ड्राइवर बोला। पर उस अनाथ आश्रम के हिसाब से तो मंजरी कभी नहीं आती थी। इनफैक्ट उस अनाथ आश्रम के हिसाब से तो मंजरी नाम की कोई लड़की वहां कभी थी ही नहीं और न ही राज के साथ उसकी कोई शादी हुई। आरोही बोली तो ड्राइवर सकपका गया। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि जब से सर के साथ आई तब से उनका आना जाना बहुत कम हो गया था और वो आश्रम वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? मंजरी मैडम वही की थी, ड्राइवर बोला। तभी आरोही ने कांस्टेबल को बुलाया तो वो अपने साथ दो लोगों को लेकर आया। ये है आसरा में काम करने वाले मनोहर जी और यह है वहां की केयरटेकर आशा जी, और इन दोनों का कहना है कि मंजरी नाम की कोई लड़की वहां पर कभी थी ही नहीं और ना ही उसकी किसी राज देशमुख के साथ शादी हुई है। फिर तुम सब लोग ये कौन सी मनगढ़ंत कहानी कह रहे हो? क्या चल रहा है ये सब कुछ? आरोही ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा। मैडम जी, यह भी तो हो सकता है कि झूठ ये लोग बोल रहे हो। तभी माली काका बोले तो आरोही के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने रजिस्टर उठाकर सामने कर दिए। ये झूठ बोल रहे हैं मान लिया, पर यह रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोल रहा है। इन रिकॉर्ड्स में कहीं भी मंजरी नाम की किसी लड़की का कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई भी फोटो तस्वीर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी यहाँ पर नहीं है जो ये साबित करे कि मंजरी नाम की कोई लड़की यहाँ पर थी। अब तुम लोग बताओगे कि यह सब क्या चल रहा है? आरोही ने गुस्से से कहा। हमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है मैडम जी, बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा है। ड्राइवर ने कहा। ओके, मंजरी का रंग कैसा था? उद्धरण चिन्ह, गोरा गेहुआ। मेड और ड्राइवर ने अलग अलग लेकिन साथ बोला। यही बात तुम लोगों ने जो बयान दर्ज कराए हैं उनके हिसाब से सबने मंजरी का अलग हुलिया बताया है जो कि राज के बेडरूम में लगी तस्वीर से मैच नहीं करता। मतलब तुम लोगों ने मंजरी को नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, आरोही बोली। नहीं, वो मेड सकपका गई तो आरोही ने कांस्टेबल की तरफ देखा। इन सबको ले जाओ और लॉकअप में डाल दो। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और सबसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन लो और स्केच रेडी करो। देखते हैं अगर ये जो बोल रहे वो मंजरी थी या जो फोटो राज के बेडरूम में थी वो मंजरी थी। देखे तो सही कि आखिर असल में मंजरी कैसी दिखती थी। कोई तो तस्वीर बनकर सामने आएगी और हाँ, उस राज देशमुख से सबसे पहले तस्वीर बनवाना, सबसे पहले उससे डिस्क्रिप्शन लो और तस्वीर बनवाओ। इस मंजरी की गुत्थी तो मैं सुलझा कर ही रहूंगी। वैसे भी इसके बेडरूम में जो तस्वीर थी उस पर खून के धब्बे हैं तो वो साफ नहीं है, और सबसे बड़ी बात इस राज का किरदार साफ नहीं। आरोही बोली और उन दोनों की तरफ देखा। और हाँ मनोहर और आशा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जाओगे और रोज यहाँ जाकर हाजिरी दोगे। उद्धरण चिन्ह, जी मैडम, वह दोनों बोले और फिर अपने रजिस्टर उठाने लगे। ये रिकॉर्ड यहीं पर रहेंगे, फोरेंसिक जांच होगी इनकी भी। ये सारे अभी के रिकॉर्ड हैं या पहले से बने हुए जानना है मुझे। कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है तुम लोगों ने? आरोही ने कहा तो उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, पर वह कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए चुपचाप चले गए। कुछ ही देर में कुछ स्क्रैच आर्टिस्ट आ गए और कांस्टेबल उन्हें लेकर अलग अलग लोगों के पास चला गया। एक राज देशमुख के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्केच बनाने लगा तो बाकी के लोग माली काका, मेड और ड्राइवर के हिसाब से स्केच बनाने लगे। आरोही अपनी चेयर पर बैठी बस इन सब के बारे में सोच रही थी और समझ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है यह सब। तभी मिस्टर राज देशमुख के फादर फिर से वहां आ धमके।
देखिए मैडम जी, आप ये गलत कर रही है। मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है। कोई गलती नहीं है उसकी। उसे छोड़ दीजिए आप प्लीज। मिस्टर देशमुख बोले, आपसे भी तो मैंने कितनी बार कहा है कि आप कोर्ट जाए और जमानत के कागज ले आइए और ले जाए अपने बेटे को। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है किसी बेगुनाह को यहाँ कैद रखने का। पर आपके बेटे के खिलाफ सबूत है। आपके बेटे ने खुद ही पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से मंजरी देशमुख से उसकी शादी हुई और किस तरीके से कुछ घंटे के अंदर मंजरी देशमुख गायब हुई। आपके बेटे के बेडरूम से खून के निशान मिले हैं, लड़कियों के कपड़े मिले हैं, चूड़ियां और लिपस्टिक मिली है और साथ ही साथ इसकी बीवी की मौत हुई है या वो गायब है कोई नहीं जानता। अब उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आरोही ने शांति से कहा। पर मैं भी तो कह रहा हूं जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप खुद ही सोचिए मैडम, भले कितने भी हम दोनों के बीच मनमुटाव हो पर एक बेटा शादी कर ले और उसके बाप को खबर तक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि राज आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। पर सच यही है कि इसकी शादी नहीं हुई। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हुई। मिस्टर देशमुख ने कहा तो आरोही ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा। बड़े लोगों के बड़े बड़े चोंचले। आपके बेटे के साथ आपके में इतने मनमुटाव हो गए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। आरोही ने कहा तो मिस्टर देशमुख ने गहरी सांस ली और सामने की कुर्सी पर बैठ गए। कई बार इंसानों से गलतियां हो जाती है और मुझसे भी वही गलती हुई जो मैंने राज की मां की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद राज मुझसे दूर होता चला गया और आज की तारीख में मैं और मेरी वाइफ दिल्ली में रहते हैं, जबकि राज यहां पर भोपाल में रहकर अपना बिजनेस संभालता है। महीनों तक हम लोगों की मुलाकात दूर की बात है, बात भी नहीं होती और इसका दोष मैं राज को नहीं दूंगा। मेरी भी कुछ कमियां रही होगी जो वह मुझसे इतना दूर हो गया। मिस्टर देशमुख बोले, आपका फैमिली और इमोशनल ड्रामा आपस में निपटा लीजिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर इस केस के बारे आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुझे दे दीजिए ताकि केस सॉल्व हो और आपका बेटा या तो आज़ाद हो जाए या तो ठीक से अंदर। आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए और मुझे मेरे तरीके से केस हैंडल करने दीजिए। आरोही ने कहा तो उसके बाद मिस्टर देशमुख चले गए। वैसे भी राज ने उनसे मिलने के लिए मना किया हुआ था तो उनसे मिलने का तो कोई लॉजिक नहीं था। लगभग 1 घंटे बाद कांस्टेबल ने लाकर कुछ स्केच आरोही के सामने रख दिए। यह क्या है? आरोही ने स्केच देखते हुए कहा। यह माली काका की मंजरी देशमुख है, यह मेड की मंजरी देशमुख है और यह ड्राइवर की मंजरी देशमुख है। और यह वह मंजरी देशमुख है जो मिस्टर राज देशमुख के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनी है। कांस्टेबल बोला, पर यह चारों तस्वीर तो अलग अलग लड़की की है। क्या हो रहा है ये? आरोही ने गुस्से से कहा। और फिर वापस से मनोहर और आशा को बुलाया और उनके सामने सारे स्केच रख दिए। आप बताओ कि इनमें से मंजरी देशमुख कौन है? आरोही ने उन्हें घूर के देखा। पर हम पहले ही बोल चुके हैं मंजरी नाम की कोई लड़की नहीं है। आशा बोली, ठीक है, इनमें से किसी एक लड़की को पहचानती हो, देखा है क्या कभी? आरोही ने स्केच की तरफ देखकर कहा। आशा कुछ देर देखते रही और फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैडम जी, ये लड़की तो... उद्धरण चिन्ह कहते कहते आशा रुक गई। कौन है ये लड़की? आरोही ने कहा। ये लड़की तो नेहा है, हमारे आश्रम में ही रहती थी और 6 महीने पहले अचानक से गायब हो गई। और फिर... कहते कहते आशा रुक गई। और फिर क्या? आरोही ने उसकी आंखों में देखा। और फिर सुना कि उसकी डेथ हो गई, शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के हाथ लग गई थी और उन लोगों ने उसके अंग निकालकर बेच दिए और फिर उसकी डेथ हो गई, आशा ने कहा और नजरें झुका ली। इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है मैडम जी? आरोही गुस्से से बोली। ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से खबर आई थी तो हम कहाँ की रिपोर्ट दर्ज कराते। यही से तो हमें खबर मिली थी और उसके बाद मामला शांत पड़ गया तो हम भी भला क्या करते। अब अनाथ आश्रम में रहती है लड़कियां, कई बार हादसे से हो जाते हैं। एक एक लड़की के लिए अगर कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ने लगे तो कैसे चलेगा? आसान है कहाँ? आशा बोली तो आरोही ने गुस्से से उसे घुरा। एक लड़की गायब होती है, उसके साथ गलत होता है और उसकी डेथ होती है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आरोही बोली तो आशा के साथ साथ बाकी सबकी नजरें भी झुक गईं। कांस्टेबल, इन दोनों को लॉकअप में डाल दो जब तक कि आगे की पूछताछ नहीं होती। कमिश्नर साहब से बात मैं कर लूंगी। आरोही बोली और वह स्केच उठाकर उस लॉकअप की तरफ बढ़ गई जहां पर राज देशमुख था। उधर इनाया को अजय और श्वेता ने सबसे मिलवाया और उसके बाद उसे लेकर वापस घर आ गई। श्वेता तो अपने रूम में चली गई पर इनाया सरोजिनी और राम जी के कमरे में चली गई सरोजिनी से बात करने के लिए। सरोजिनी उस समय बिस्तर पर एल्बम रखे हुए बैठी थी। इनाया जाकर उनके पास बैठ गई।
पता है दादी माँ, आज मैं ऑफिस गई थी। माँ मुझे लेकर गई थी और वहां पर अंकल ने मुझे सबसे मिलाया, इनाया ने कहा और फिर एक एक करके सारी बातें सरोजनी को बता दी। सरोजनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है और आखिर में तुम्हारी ही तो कंपनी है। तुम्हारे पापा मयंक ने ही तो पैसे दिए थे उसे शुरू करने के लिए, और अजय ने उस कंपनी को शुरू किया तो सही, मायने में उस पर तुम्हारा अधिकार है। बस मन लगाकर काम करना और देखना, एक दिन तुम बहुत कामयाब हो जाओगी और अपने तुम माता पिता का नाम रोशन करोगी, सरोजिनी ने कहा। तभी इनाया की नजर एल्बम पर गई। अरे वह एल्बम, इसमें तो सबकी फोटो होगी ना, दिखाए ना दादी माँ मुझे भी, इनाया बोली तो सरोजिनी ने उसे एल्बम दे दी और इनाया फोटो देखने लगी। अरे वह ये छोटा सा गोलू गोलू बच्चा कौन है? इनी बोली। यह अरमान है, बचपन में ऐसा ही था, गोल मटोल एकदम, उसे चलते भी नहीं बनता था, जरा सा चलता था और गिर जाता था, फिर धीमे धीमे फिट हुआ है, दादी बोली तो इनाया खुश होकर देखने लगी। सरोजनी एक एक करके उसे सारे फोटो दिखा रही थी और सब के बारे में बताती जा रही थी। तभी इनाया ने एक फोटो जो कि दूसरे फोटो के पीछे छुपा हुआ था उसे बाहर निकाल लिया। ये फोटो को पीछे क्यों छुपाया है दादी माँ? इनाया बोली तो सरोजिनी ने एक नज़र उस फोटो को देखा और उसके हाथ से ले लिया। इसे पीछे ही रहने दो बेटा। पर यह कौन है दादी माँ, और इनका फोटो पीछे क्यों है? इनाया ने कहा तो सरोजिनी ने गहरी सांस ली और राम जी की तरफ देखा जो कि वही कुर्सी पर बैठे इनाया और सरोजिनी की बातें सुन रहे थे। राम जी ने पलके झपकाई तो सरोजिनी ने इन्हीं के गाल से हाथ लगाया। तुमने देख लिया है इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, पर बेटा याद रखना, आज के बाद इस घर में कभी भी इसकी चर्चा मत करना, खास तौर पर अजय और श्वेता के सामने, समझ रही हो ना तुम? पर क्या हुआ है दादी माँ? कौन है ये लड़की? इनाया बोली। ये सनाया है, अजय और श्वेता की बेटी, आरोही और अरमान से 1 साल छोटी। पर यह कहाँ है और इसकी कोई बात क्यों नहीं करता? मतलब आपने ऐसा क्यों कहा कि इसके बारे में बात नहीं करूं मैं किसी से? इनाया बोली। क्योंकि इस घर के लिए, खास तौर पर अजय और श्वेता के लिए, यह मर चुकी है, कोई रिश्ता नहीं रखता इससे जब से इसने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर उस विदेशी लड़के के साथ रहना शुरू किया है, तब से इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, और अब ये कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता, और इस घर में इसके बारे में बात करने की पूरी तरीके से मनाही है। इसका नाम भी नहीं लिया जाता यहाँ पर इसका, सरोजनी बोली। पर सिर्फ शादी ही तो की, शादी करने में इतनी क्या गलत बात हो गई जो इस हद तक नाराज हो गए सब लोग? मतलब उन्हें डांट कर समझा कर मनाया भी तो जा सकता था, और गलती हो गई तो माफ भी तो किया जा सकता था। इन्हीं मासूमियत से बोली। गलती होती तो माफ किया जा सकता था, पर गुनाह हुआ था इस परिवार के हिसाब से उससे, क्योंकि वह पढ़ाई के नाम से विदेश गई थी और वहां उस लड़के के साथ बिना शादी किए रह रही थी। शादी नहीं की, बिना शादी उसके साथ रहने लगी। और अजय और श्वेता को जब इस बात का पता चला तो उन लोगों ने उसे समझाया और यहाँ वापस लेकर आए, और साथ ही साथ उसकी शादी करने का भी सोचा, पर वह लड़का शादी करने में विश्वास नहीं करता था। और सनाया ने अजय और श्वेता की बात नहीं मानी और अजय श्वेता की जगह उस लड़के के साथ लिव इन में रहना स्वीकार किया, और इसलिए अजय और श्वेता ने उससे रिश्ते तोड़ लिए और सनाया ने भी माफी मांगने की या रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना सामान समेटकर उस लड़के के साथ विदेश जाकर रहने लगी, और बस तब से रिश्ते खत्म हो गए। सरोजनी ने गहरी सांस लेकर कहा, और फिर वह फोटो वापस से एल्बम में दूसरे फोटो के पीछे लगा दी। पर कभी अगर सनाया वापस आए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो तो क्या श्वेता माँ और अंकल उसे माफ करेंगे? इनाया ने सवाल किया। पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं इतना जानती हूँ कि माँ बाप की आत्मा को दुखाकर खुश तो कोई नहीं रह सकता। एक बार तो बच्चों को कम से कम सोचना चाहिए कि माता पिता उनके भले के लिए कह रहे हैं, सरोजनी उदासी से बोली। आपकी बात बिल्कुल सही है दादी माँ, पर हो जाता है कई बार ऐसा कि इंसान नहीं चाहता पर फिर भी उससे गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी औलाद को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर वह प्यार से नहीं मानते तो माता पिता के पास तो कान पकड़कर खींचने का भी तो अधिकार होता है ना। तो अगर अंकल और आंटी थोड़ी और कोशिश करते हैं तो शायद सनाया आज यहाँ पर होती हम सबके बीच में, इनाया ने कहा। खैर जाने दो, सबकी अपनी किस्मत, पर तुम याद रखना इसके बारे में किसी से कोई बात मत करना और ना ही कोई चर्चा। मैं नहीं चाहती कि बेवजह ही तुम्हारे किसी के साथ रिलेशन खराब हो या श्वेता या अजय तुमसे कुछ भी ऐसा वैसा बोले जो तुम्हें तकलीफ दे, सरोजनी ने कहा तो इनाया ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर सरोजनी और राम जी के साथ समय बिताकर वह अपने कमरे में आ गई, पर दिमाग में सनाया घूम रही थी।
कमरे में आई तो देखा कि नानी माँ उसका ही इंतजार कर रही है। अरे नानी माँ, आप सोए नहीं? आपको आराम करना चाहिए ना, क्या इस उल्लू के जैसे टुकुर टुकुर जागती रहती हो दिन और रात? इनाया ने कहा तो नानी ने उसे घूर कर देखा। अरे नींद कैसे आएगी मुझे, जब श्वेता ने मुझे बताया कि तुझे कंपनी लेकर गए थे और अजय ने तुझे आज सबसे मिलवाया और कंपनी तुझे सौंपी तो खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। बस इंतजार कर रही थी कि कब तू घर आए और कब मुझे सारी बातें बताए। हाँ नानी माँ, श्वेता माँ और अंकल बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ये बात सही नहीं लगी। पापा तो रहे नहीं, और उन्होंने अगर कभी पैसे दिए भी होंगे तो जितनी भी मेहनत की वह तो अजय अंकल ने की। वह 1-2 लाख रुपए से अजय अंकल ने आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है। तो उसमें मेरे पापा का कहाँ का अधिकार हो गया? और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अजय अंकल का बड़ा दिल है जो मुझे इस काबिल समझ रहे हैं और मुझे ये कंपनी दे रहे हैं। पर सच में नानी माँ, बड़ा ही अजीब लग रहा है ये सब। ऐसा लग रहा है जैसे कि कर्जदार बन रही हूँ मैं अजय अंकल की। इनाया कुछ सोचते हुए बोली। अगर कर्ज समझती है तो कर्ज ही सही, पर बाकी अजय और श्वेता ने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से अपने दोस्तों की अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ तुम्हारे और अरमान की शादी की जो बात कर रहे हैं वह भी तुम्हारी माँ श्रद्धा की ही अंतिम इच्छा थी। उसने भी श्वेता से कहा था और वादा लिया था कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाएगी। बस वह दोनों तो अपने दोस्तों को दिए वादे को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे तुम एहसान समझो या अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर उनकी कही बात को मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। पर वह एहसान समझकर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नानी माँ बोली तो इनाया कुछ पल सोच में डूब गई और फिर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आपके हिसाब से मुझे ये कंपनी भी लेनी चाहिए और अरमान के साथ शादी भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की अंतिम इच्छा थी और अजय अंकल और श्वेता माँ भी यही चाहते हैं, इनाया ने कहा। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, बस मैंने तुम्हें बताया है जो श्रद्धा की और मयंक की आखिरी ख्वाहिश थी। और अजय और श्वेता ने जो आज तुम्हारे सामने शादी और कंपनी ज्वाइन करने का प्रपोजल रखा है वह सिर्फ इसी कारण क्योंकि अपने दोस्त को दिए वादे का मान रखना चाहते हैं वह। बाकी जैसा कि श्वेता ने कहा और आज सरोजिनी जी ने भी कहा, तुम अपने डिसीजन के लिए फ्री हो। क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते तो मैं भी अब तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं ला दूंगी। बाकी अगर ख्वाहिश की बात करो तो न सिर्फ श्रद्धा, मयंक, अजय और श्वेता बल्कि मेरी भी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम और अरमान एक मजबूत बंधन में बंध जाओ। तुम इस घर की बहू और अरमान की पत्नी बनकर खुशहाल रहो, नानी ने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। इनाया खिड़की से खड़े होकर नीचे खेल रहे पप्पी को देखने लगी। दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी और आंखों के आगे बार बार आ रहा था अरमान का चेहरा कि तभी बाहर पोर्च में आकर गाड़ी रुकी और अरमान उसमें से बाहर निकला। और ना चाहते हुए भी इनाया की नजरें उस पर जाकर टिक गई। इन्हीं देखा कि अरमान के आते ही वह पप्पीज उसके पैरों की तरफ दौड़ पड़े और अरमान इस तरीके से उन्हें झटकने लगा जैसे कि वह पप्पीज उसे जिंदा ही निगल जाएंगे। काका पकड़िए ना इनको, आपको पता है ना मुझे इनसे डर लगता है। वह तो मम्मी ने कह दिया है और वह इनाया चाहती है इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ इन्हें। पर प्लीज ध्यान रखा कीजिए कि जब मैं आऊं तो मेरे आसपास भी है ना आए, वरना सच में किसी दिन उठा उठा के इनको बाहर फेंक दूंगा मैं, अरमान ने कहा और पैर झटकता हुआ अंदर की तरह बढ़ने लगा। उसकी हरकत को देखकर इनाया मुस्कुराए बिना ना रह सकी और दिल ने एक पल के लिए ही सही पर कुछ अलग अलग लाइन में धड़कना शुरू कर दिया और इनाया ने सर झटका और खिड़की बंद करके अंदर बिस्तर पर आकर गिर गई। आंखें बंद की तो आंखों के आगे सनाया का चेहरा आ गया और तुरंत ही अरमान का भी। कितने एक जैसी दिखते हैं दोनों बहन भाई। आरोही और अरमान ट्विंस है पर अरमान और सनाया आइडेंटिकल ट्विंस लगे मुझे। माना कि अंकल और श्वेता मां नाराज है सनाया से, पर यह खड़ूस अवस्था थी। इसकी तो छोटी बहन थी ना, इसने क्यों नहीं कोशिश की अपनी बहन को समझने की या उसे घर वापस लाने की। खैर इससे उम्मीद क्या की जा सकती है, खड़ूस जो है, इनाया खुद से ही बोली और फिर आंखें बंद कर ली। तो मित्रों अगला पार्ट जल्दी ही।